बातें साइकोडायनेमिक अप्रोच की थी कल हमने, आज हम करेंगे बिहेवियर थेरेपी। साइकोडायनेमिक थेरेपी के बाद बिहेवियर थेरेपी, और बिहेवियर थेरेपी में आप जो है एक तरह से बिहेवियरल अप्रोच हम कर चुके हैं। वही चीजें यहाँ पर भी आप जो इसका बेसिक है वो यही रहेगा कि जो बिहेवियर है, जो मेल एडेप्टिव बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं कंडीशनिंग या लर्निंग के माध्यम से डेवलप होता है, और उस मेल एडेप्टिव बिहेवियर को जो है वो दूर किया जा सकता है। बेसिक चीजें यही हैं। और वो किस तरह से दूर किया जा सकता है, कौन कौन सी टेक्निक है, वो सारी टेक्निक हम एक एक करके करेंगे। तो जो बेसिक है, इसकी 2 अजम्पशंस हैं बिहेवियर थेरेपी की। पहली तो ये है कि इसके अंदर जो मेल एडेप्टिव जो पर्सन है, एक तो वो होता है इसके अंदर मेल एडेप्टिव पर्सन। तो मेल एडेप्टिव जो पर्सन है वो ऐसा व्यक्ति होता है जो कहीं ना कहीं से अपनी जिंदगी की चुनौतियों के प्रति कहीं निपट नहीं पाता। उसके अंदर कहीं ना कहीं अडेप्टिव बिहेवियर नहीं होता। कहीं ना कहीं वो व्यवहार से कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट से कुछ ऐसी चीजें सीख लेता है जो अडेप्टिव नहीं होती। तो एक तो मेल एडेप्टिव पर्सन होता है, और दूसरा जो है उसका पैटर्न जो है वो फॉल्टी होता है। उसकी एक मेन बात यह है कि जो फॉल्टी एडजस्टमेंट पैटर्न, यानी कि जो मेल एडेप्टिव जो पर्सन है, मेल एडेप्टेड जो पर्सन है, वो एक तरह से उसके फॉल्टी एडजस्टमेंट पैटर्न होते हैं, एक उस पूर्ण समायोजन पैटर्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस रीइंफोर्समेंट उन पैटर्न को मिलती रहती है, इसलिए उसके व्यवहार में वो चीजें शामिल। मैम फर्स्ट वाली रिपीट करना प्लीज। मेल एडेप्टेड पर्सन, क्योंकि मेल एडेप्टेड जो पर्सन है वो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कहीं ना कहीं उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो कर सके, और इस वजह से वो एक तरह से मेल एडेप्टेड हो जाता है। कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से ही वो चीजों को सीख लेता है। कहीं ना कहीं उसको चुनौतीपूर्ण लगने लग जाती है एनवायरनमेंट के अंदर वही चीजें, और वो चीजें से इसीलिए उस व्यक्ति को मेल एडेप्टेड जो है वो बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीजें डेवलप नहीं हो पाती कि वो अपनी जिंदगी की चुनौतियों से जो है उनका निपटारा कर सके। लेकिन वो ऐसा क्यों है, इसके पीछे उसकी जो पैटर्न है वो फॉल्टी पैटर्न होते हैं। और वो फॉल्टी पैटर्न क्यों डेवलप हो जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रीइंफोर्समेंट मिली होती है। उसकी जो पैटर्न है उसका, जो जीवन के प्रति जो उसके डेली चीजें हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो एडजस्टमेंट है वो फॉल्टी होती है, और वो सिर्फ रीइंफोर्समेंट की वजह से ही उसके अंदर वो चीजें डेवलप हो जाती हैं। ऐसा जो है वो बिहेवियर जो मॉडल है, बिहेवियर मॉडल को मानने वाले हैं उनकी ये 2 मेन चीजें हैं। अब अगर हम बात करें कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बिहेवियर थेरेपी के कुछ प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल में एक सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो तो यही है कि चाहे हम नॉर्मल चीजें सीखती हैं हमारे व्यवहार के अंदर, चाहे हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर है चाहे अब नॉर्मल बिहेवियर है, ये दोनों चीजें एक ही कॉन्टिन्यूटी के होते हैं, यानी कि एक ही इनके अंदर निरंतरता होती है। कैसे सीखना, क्योंकि एक जो नॉर्मल बिहेवियर है, एक छोटा बच्चा वो डेवलप होता जाता है, वो क्या सीख रहा है अपने इन्वायरमेंट में। तो जो नॉर्मल बिहेवियर है वो भी वो सीख रहा है, और जो मेल एडेप्टिव जो बिहेवियर है वो सीखा जा रहा है। तो एक तो ये मानना है कि ये एक ही चीज के 2 पहलू हैं, दोनों जितने वो मेल एडेप्टिव बिहेवियर है चाहे वो एडेप्टिव बिहेवियर है, दोनों को जो है व्यक्ति वो अपने इन्वायरमेंट से ही सीखता है। तो दोनों एक ही प्रोसेस की कॉन्टिन्यूम है, और क्योंकि वो व्यवहार से ही सीखता है, क्योंकि वो लर्न की हुई चीजें हैं, अब नॉर्मल बिहेवियर भी वो सीखता है, इसलिए इनका ये मानना है कि उस सीखे हुए व्यवहार को जो टेक्निक के माध्यम से उसको दूर किया जा सकता है। पहली बात तो ये है। सेकंड जो बात है वो यही है कि जो मेल एडेप्टिव जो बिहेवियर है उसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वो हो सकती है। तीसरी जो बात है इसकी वो ये है कि सेकंड पॉइंट रिपीट करना। फर्स्ट तो ये है कि नॉर्मल और अब नॉर्मल दोनों ही व्यवहार हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। बिहेवियरल जो मॉडल है वो ये मानता है कि चाहे वो मेल एडेप्टिव बिहेवियर है चाहे वो अडेप्टिव बिहेवियर है, वो इन्वायरमेंट से सीखा जाता है।
पहले ही जो प्रिंसिपल है वो तो यही है, चाहे नॉर्मल और चाहे अब नॉर्मल, दोनों बिहेवियर व्यवहार से सीखे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अब नॉर्मल जो बिहेवियर हो गया अगर किसी का, अगर मेल एडेप्टिव बिहेवियर अगर वो सीख रहा फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में हम उसको दूर कर सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है वो इनका ये है कि जो मेल एडेप्टिव बिहेवियर एक व्यक्ति के अंदर आ गया है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट है इसका कि जो बिहेवियर है, मेल एडेप्टिव बिहेवियर है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तीसरा जो बात है वो ये है कि इसकी जितनी भी जो टेक्निक है, जिनकी सहायता से बिहेवियरल जो मॉडिफिकेशन होती है, उसके वो सारी जो टेक्निक है वो इम्पिरिकल फाइंडिंग्स के आधार पर है, यानी कि उनके ऊपर जो है एक तरह से साइंटिफिक रिसर्च हुई है और उनसे वो जो है वो इन्फ्लुएंसेस निकाले गए हैं, उन्हीं से जो वो इम्पिरिकल फाइंडिंग्स जो आई हैं उनके आधार पर ही, यानी कि उनको साइंटिफिक तरीके से जांच परख कर ही जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है, इनकी जितनी भी टेक्निक है उनको। फोर्थ बात ये है कि ये जो मॉडल है ये जो है चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस है उनकी जो है वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, बल्कि जो प्रेजेंट में है उसके ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस किया जाता है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। जैसे कि साइकोडायनेमिक जो मॉडल था वो पास्ट के ऊपर ज्यादा फोकस था, ये जो है प्रेजेंट के ऊपर फोकस करता है। फोर्थ बात ये थी। और फिफ्थ बात ये है कि एक्सपेरिमेंटल जो इवेल्युएशन है, यानी कि जो टेक्निक ये थर्ड पॉइंट से ही मिलता जुलता है। फिफ्थ पॉइंट भी टेक्निक है इनकी वो सारी एक्सपेरिमेंटल इवेल्युएशन के आधार पर ही ली गई है। हर चीज के लिए एक्सपेरिमेंट हुए और उन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये टेक्निक जो है वो निकल के आई है, तो इसलिए ये जो टेक्निक है वो सेंसिटिव। और सिक्स्थ बात ये है कि इसके अंदर जितने भी जो टेक्निक है वो एक तरह से प्रॉब्लम फोकस्ड टेक्निक है। तो ये 5-6 बातें हैं जो इसके प्रिंसिपल के अंदर आप बता सकते हो कि इसके बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है। और इन्हीं इसका मतलब ये है कि जो बिहेवियरल जो मॉडल है उसी से रिलेटेड जो बिहेवियरल जो थेरेपी है, इसमें आप ये बता सकते हो कि यहाँ भी वही चीज है कि मेल एडेप्टिव बिहेवियर के ऊपर फोकस है, उसको दूर किया जा सकता है। इसकी कुछ टेक्निक है, वो टेक्निक जो है वो सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं है, वो इम्पिरिकल है, वो बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद जो है वो निकाली गई है। ये सारी चीजें इसके प्रिंसिपल के अंदर आती हैं। लेकिन अब वो कौन कौन सी टेक्निक है जो एक तरह से डेवलप की गई है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए सबसे पहली जो टेक्निक है वो है सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये हमने जब मॉडल किए थे वहां भी हमने की थी, याद है किसी को? ध्यान है सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या था? आया किसी को नाम याद है? हमने यस मैम। हाँ हाँ, तो सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन आज इसको हम दोबारा से करेंगे एक बार, अगर किसी ने नहीं भी सुना तो अच्छे से आपको आ जाएगी। तो पहली टेक्निक मैम उसमें ये बताया था कि जब एंजाइटी या फिर डर बहुत ज्यादा होता है तो हम उन सिचुएशंस को लिस्ट करते हैं कि जो जो सिमिलर सिचुएशंस है ना, तो वन बाय वन हम उनको इजी से हार्ड में रखते हैं। हाँ। कि जो पहले उस सिचुएशन से मिलती जुलती इजी सिचुएशन जो पेशेंट टैकल कर सकता है पहले वो उसके आगे रखेंगे। हाँ। फिर उससे थोड़ी डिफिकल्ट, फिर उससे थोड़ी डिफिकल्ट, फिर लास्ट में जिस चीज से वो ज्यादा डरता है वो उसके सामने रखेंगे ताकि वो अपने डरों को छोड़ सके। हाँ, एक अपने फियर्स को ओवरकम कर सके। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से एक लिस्ट बनाई जाती है। तो एक तो आज हम इसको तो पूरी डिटेल से करेंगे दोबारा से। जो इसकी 7 टेक्निक है, इन 7 टेक्निक को हम एक एक इकट्ठी करेंगे। तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो यही है कि सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन बिहेवियरल मॉडल में। सेकंड जो टेक्निक है वो है अवर्जन थेरेपी। थर्ड जो है वो है इम्पल्सिव थेरेपी, ये भी हमने की थी। थ्रेडिंग टेक्निक भी हम कर चुके हैं लगभग। फोर्थ जो है वो है असर्टिव थेरेपी। फिफ्थ जो है वो कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट, ये भी हमने थोड़ा सा नाम दिया था। और सिक्स जो है वो है मॉडलिंग। और सेवंथ जो है वो है बायोफीडबैक मेथड। ये 7 टेक्निक है जो बिहेवियरल थेरेपी है। तो बिहेवियरल थेरेपी के 7 पार्ट में से एक एक करके हम करेंगे, और हम उतने ही करेंगे एक दिन में जितने आप समझ सकते हो। 7 तो एक दिन में नहीं करेंगे, तो आप मेरे को बता देना कि हाँ आप हमें और आगे नहीं करना जब तक आप
सुनते जाओगे जब तक आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, हम करते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट जो स्टार्टिंग करते हैं, सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो जो सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, इसके अंदर ये किया जाता है कि सबसे पहले तो जिसके ऊपर हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उस व्यक्ति को एक तरह से रिलैक्स करवाने की टेक्निक दी जाती है। हम इसको बोलते हैं कि ट्रेनिंग इन रिलैक्सेशन। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब ही यही है। सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? संवेदीकरण। एक तरह से डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? असंवेदीकरण। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, हम बोलते हैं कि वो ज्यादा सेंसिटिविटी है, उसके अंदर सेंसिटिविटी लेवल ज्यादा है। सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, ज्यादा चिंता उत्पन्न कर जाती है। और इसको अगर हम डिसेंसिटाइजेशन, इसका मतलब उसका जो संवेदीकरण है वो कम कर दिया जाए। अब वो कम कब होगा? कम कब होगा? जब व्यक्ति को रिलैक्स रहना सिखाया जाए। कैसी सिचुएशन हो सामने, अगर व्यक्ति जो है अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स रखेगा तो उसको चिंता नहीं होती, वो ज्यादा तनाव में नहीं आएगा। अगर कैसी सिचुएशन है और अपनी मांसपेशियों को, अपने शरीर को अगर रिलैक्स रख लेगा तो उसके अंदर वो टेंशन पैदा नहीं होगी, वो एंजाइटी, वो डर जो है वो पैदा नहीं होगा। तो सबसे पहले यही इसका बेस है। सबसे पहले इसका बेस बनाया जाता है कि जो व्यक्ति है उसको रिलैक्स रहने की जो है ना वो ट्रेनिंग दी जाती है। 5-6 सेशन जो है इस ट्रेनिंग के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ के लिए तो ठीक है। सभी को नहीं सुन पा रहे थे या किसी एक के फोन से कटी है? नहीं, सभी को। चल आप सुनो। फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्लियर है? ये तो हम रिपीट कर रहे हैं। हम यानी कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। सेकंड जो पॉइंट है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हायरार्कीज ऑफ एंजाइटीज, यानी कि चिंता के पदानुक्रम का निर्माण। यानी कि चिंता उत्पन्न करने वाली जो भी सिचुएशन है उनकी एक हायरार्की के रूप में, यानी कि सबसे कम चिंता उत्पन्न करने वाली सिचुएशन को फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो सबसे ज्यादा चिंता उत्पन्न करती है उसको सबसे बाद में रखते हैं। इस तरह की एक लिस्ट बना ली जाती है और ये देखा जाता है कि व्यक्ति कहाँ जो है मेल एडेप्टिव बिहेवियर उसका किस टाइप का है, कहाँ उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो उस पॉइंट से रिलेटेड ही जो है वो चीजें उठाई जाती है और उन्हीं से रिलेटेड बिहेवियर की एक लिस्ट बना ली जाती है। और यहाँ पर इमेजिन करने के लिए बोला जाता है कि आप देखिए, मेरे पास जो अरुण कुमार की बुक है मॉडर्न अबनॉर्मल साइकोलॉजी, मेरे पास वो बुक है और उस बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मेरे सामने और उसमें कैसे जो है ना वो लिस्ट बना सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के जो है ना वो सुना सकती हूँ। कि इसके अंदर जो है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि कोई महिला अपने पति के प्रति ईर्ष्या एवं चिंता के भाव से ग्रस्त हो जाती है तो वार्तालाप के दौरान चिकित्सक उन भिन्न भिन्न उद्दीपकों या परिस्थितियों की एक सूची तैयार करेगा जिसमें महिला को अपने पति से ईर्ष्या होती है। यानी कि यहाँ पर जो है एक महिला और को जो है अपने पति से ईर्ष्या है तो उस ईर्ष्या जहाँ जहाँ ज्यादा होती है उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। जैसे कि संभव है कि पत्नी है कहे कि उसे सबसे अधिक चिंता एवं ईर्ष्या उस समय होती है जब वह अपने पति को किसी सुंदर लड़की से हंस हंसकर बातचीत करते हुए देखता है। तो मतलब पहली एक तो लिस्ट में ये चिंता होगी। दूसरी, इससे कम चिंता उसे उस समय होती है जब वह उसके ऑफिस की किसी महिला से बातचीत करते देखती है। तो दूसरी लिस्ट की दूसरी बात ये होगी। और तीसरी, सबसे कम चिंता उसे कब होती है? सबसे कम चिंता उस समय होती है जब वह अपने पति को किसी नव युवती पर टकटकी लगाए देता है। यानी कि ये तीनों ही चिंता उत्पन्न करने वाली सिचुएशन है एक पत्नी की, क्योंकि वो अपने पति के प्रति कहीं ना कहीं ईर्ष्यालु है और वो जैसे ही किसी और दूसरी महिला को उसके साथ देखती है तो उसकी ये चिंता उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से तीन जो है ना वो सिचुएशन है। तो सबसे कम जहां पर है वो रख दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम कभी किसी की हो जाती है क्योंकि वो मेल एडेप्टिव ही पर्सन है, वही आएगा अगर किसी को कोई परेशानी। तो जहाँ
जो चीज जिस चीज के बारे में एंजाइटी होती है उसी से रिलेटेड जो है वो लिस्ट बनाई जाती है और वो एक क्रम में रखी जाती है, सबसे कम चिंता उत्पन्न करने वाली पहले और सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बाद में। तो सेकंड काम यही है, लिस्ट की तैयारी करना, एक तरह से हायरार्की के अंदर लिस्ट बनाना। तीसरा जो पॉइंट है वो है डिसेंसिटाइजेशन प्रोसीजर। यहाँ पर जो है ना वो सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है इसका जो नाम है। यहाँ तीसरे पॉइंट पर आकर डिसेंसिटाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, यानी कि संवेदीकरण से असंवेदीकरण की तरफ जाने की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होती है। यहाँ पर डिसेंसिटाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, ये बोला जाता है कि मानव स्रोत को बोला जाए कि फर्स्ट जो सबसे कम चिंता उत्पन्न करने वाली जो सिचुएशन थी, सबसे पहले उसके सामने ये बात बता कही जाए और बोले कल्पना करे कि उसकी इमेजिन करने के लिए बोला जाए कि इमेजिन करो अब ऐसा हो रहा है, और फिर देखो क्या वो शांत है। अगर वो लेडी शांत रहती है इस एग्जाम्पल में, फिर उसको दूसरी बात बताई जाएगी और वो शांत तभी रहेगी जब उससे पहले आप उसको ट्रेनिंग दे चुके हैं कि आपको अपनी मांसपेशियों को कैसे शांत रहना है, एकदम से नहीं इस तरह से होना, वो ट्रेनिंग पहले दी जा चुकी है। तो उससे पहले जो सबसे कम चिंता उत्पन्न करने वाले उसके प्रति सिखाया जाएगा और फिर सेकंड जो है वो उसके सामने जाएगा और बोला जाएगा आप इमेजिन करो आप पोजीशन में हो। तो फिर अगर वो शांत रहती है, तीसरी फोर्थ, ऐसी में कोई भी व्यक्ति जो है जहां तक भी लिस्ट में जितनी भी जो लिस्ट है उसकी जितने भी एक तरह से सूची के अंदर है, वो जहां तक भी एक दिन में व्यक्ति जो है वो शांत रह जाता है, वहीं तक उसके सामने प्रेजेंट की जाती है। जैसे ही लगता है कि ये वाली जो बात कही है व्यक्ति को और इसमें उसको अगर ज्यादा एंजाइटी हो रही है तो उसको उस सेशन को उस दिन वहीं स्टॉप कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे फिर वहां से स्टार्टिंग होती है जहां वो रिलैक्स नहीं किया था व्यक्ति ने, क्योंकि उसको बार बार यही बोला जाता है कि रिलैक्स रिलैक्स, आप अपने शरीर को रिलैक्स रखो, आप अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स रखो, देखो ये ऐसे हो रहा है, रिलैक्स रहो, ये चीज की जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो रिलैक्स रहना बेसिक स्टेप है डिसेंसिटाइजेशन। क्लियर है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के तीनों? वैसे डिसेंसिटाइजेशन की जो है ना तुम्हें कि डिसेंसिटाइजेशन में फर्स्ट तो यही है कि ग्रुप डिसेंसिटाइजेशन, यानी कि एक साथ में एक से ज्यादा व्यक्तियों को बिठाकर अगर हम डिसेंसिटाइजेशन करें। कई बार ये होता है कि ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, मानो अब कोविड-19 ही चल रहा है, अब इसमें तो जो एंजाइटी पैदा करने वाले एक नहीं बहुत सारे आदमी एक साथ हो सकते हैं, तो उनको हम सिर्फ चिंता ही, क्योंकि देखिए हम सब हैं इस समाज के अंदर, हम सब रह रहे हैं और हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी फैली हुई है, लेकिन कुछ लोग तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, कुछ मुकाबला कर रहे हैं। तो जो बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं, मान लो जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर कई ज्यादा है तो उनको एक ग्रुप में बिठाकर भी ये डिसेंसिटाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको करवाया जा सकता है, ग्रुप में बैठकर भी, ग्रुप के अंदर भी। तो एक तो है ग्रुप डिसेंसिटाइजेशन जहाँ एक से ज्यादा सदस्यों को बिठाकर एक साथ डिसेंसिटाइजेशन होना सिखाया जाए। दूसरी जो है टेक्निक है वो एक तरह का वो है इन वीवो डिसेंसिटाइजेशन। इन वीवो डिसेंसिटाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ इमेजिन नहीं, उस इन्वायरमेंट के लिए कि उस सिचुएशन के अंदर डायरेक्ट उसको एक तरह से एक्सपोज करवाया जाता है, उस सिचुएशन से डायरेक्ट उस सिचुएशन के अंदर उसको ले जाया जाता है इन वीवो के अंदर। तो यही जो है वो डिफरेंस है इनमें। एक में जो है वो सिर्फ इमेजिन करने के लिए बोला जाता है, तो दूसरी जो टेक्निक है इसमें उसका भी इस्तेमाल होता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में, उसमें जो है वो रियल में ही उस सिचुएशन में व्यक्ति को ले जाया जाता है, इसको बोलते हैं इन वीवो डिसेंसिटाइजेशन। लेकिन नॉर्मली सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की जो टेक्निक है उसमें हम जो है वीवो डिसेंसिटाइजेशन की बातें नहीं, ज्यादातर मोस्टली इसको जो है इमेजिन वाली सिचुएशन में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कभी आए कि इन वीवो डिसेंसिटाइजेशन क्या है, तब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि उसको डायरेक्ट सिचुएशन में ले जाकर और वैसी ही सिचुएशन
जिससे चिंता उत्पन्न होती है, एक के बाद एक वैसी सिचुएशन में डायरेक्ट ले जाते हैं और उनको नॉर्मल होना सिखाया जाता है इस तरह का। तो ये थी कुछ इसकी प्रोसीजर के स्टेप। अब जो इसकी क्या एप्लीकेशन है इस टेक्निक की, तो इस टेक्निक की कुछ एप्लीकेशन है। वो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो तो ये है कि ये फोबिया का क्या मतलब होता है कि इरेशनल फियर, एक तरह से जहाँ डरना नहीं चाहिए फिर भी व्यक्ति डरे, तो वो उसको हम फोबिया बोलते हैं। तो एक तो फोबिया, कई तरह के फोबिया के अंदर जो है इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि कई बार व्यक्ति के अंदर ये फोबिया हो कि बैलून से डरने वाला फोबिया हो, या हवा के झोंके से डरना, या पर्टिकुलर किसी अंक से डरना। कईयों को 3 जो अंक का नंबर है उससे बहुत डर होता है कईयों को। तो इस तरह का डर है वो भी फोबिया ही होता है, और उसको इस टेक्निक के माध्यम से दूर किया जा सकता है। ऐसे ही जो है गंदे कमीज से डरना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो एक तरह से जहाँ पर इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला तो यही है कि ये टेक्निक जो है फोबिया को दूर करने के अंदर जो है इस्तेमाल, कुछ एक जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताए। सेकंड जो है कुछ और सीन्स हैं जहाँ पर फर्स्ट पे फोबिया था, एंजाइटी है जहाँ पर जो है इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंजाइटी का तो अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया था एक तरह से। तो जहाँ व्यक्ति को जो एंजाइटी है वो भी एक तरह से इस टेक्निक की सहायता से दूर की जा सकती है। अब एंजाइटी कौन कौन सी होती है, जैसे कि एक तो जो है कहीं ना कहीं बोलने में धारा प्रभाविता की कमी हो, ये भी एक एंजाइटी। अगर व्यक्ति को कहे कि आपको बोलना है कुछ समय के लिए, लेकिन व्यक्ति ये चाहे कि तो बोल तो सकता ही नहीं, और उससे पहले ही जो एंजाइटी पैदा हो जाए वो चीजें इसी तरह से। तो कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो कुछ एक एंजाइटी ऐसी हैं जो इस टेक्निक की सहायता से दूर की जा सकती हैं। तीसरा जो है एक तरह की वो चीज है कि एक तरह से साइकोलॉजिकल जितने भी टेक्निक हैं उनसे जितने भी मैलएडेप्टिव बिहेवियर है उनको कम करने के लिए, एंजाइटीज को कम करने के लिए उनके अंदर एक ये बहुत ज्यादा जो है वो सफलता मिली है। तो इसलिए इसका जो दिन प्रतिदिन का जो एंजाइटीज के जितने भी डिसऑर्डर है उनके लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो 3 जो है एक तरह के ये जो है वो बेसिक इसकी। मैम लास्ट वाली क्या थी, रिपीट करना प्लीज। मैम एक बार लास्ट वाली रिपीट करना प्लीज। लास्ट वाली, अच्छा चलिए। लास्ट में एंजाइटी, और जो सेकंड था आपका उसमें भी एक तरह से एंजाइटी थी, लेकिन सेकंड पॉइंट में भी हमने वैसे तो यही बात की है ना कि एंजाइटी को दूर किया जा सकता है इस टेक्निक के माध्यम से, लेकिन वो एंजाइटी ऐसा था कि व्यक्ति को पता नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो स्पष्ट ना होकर कहीं ना कहीं उसके अंदर ही हो। लेकिन तीसरे पॉइंट पे व्यक्ति को पता भी होती है कि हाँ इस चीज से तेरे को डर है, उन चीजों को कम किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट में भी अभी हमने बात की है, जैसे कि बोलने में धारा प्रभाविता की कमी। यहाँ कई बार होता है कि व्यक्ति वैसे एंजाइटी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इस चीज का ज्ञान नहीं होता कि तेरे अंदर ये एंजाइटी क्यों पैदा हो रही है। तो दोनों और दूसरे और तीसरे पॉइंट में एंजाइटी की जो एक तरह से अंदर छिपी हुई एंजाइटी या फिर बिल्कुल सामने स्पष्ट एंजाइटी, यही अंतर है दोनों में। दोनों के अंदर ही इसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैम इसका पॉइंट क्या बना है फिर थर्ड? अब देखिए, अगर मैं सेकंड पॉइंट एक बार आप जैसे कि सेकंड पॉइंट को मैं एक बार बोलती हूँ आपको कि क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक सेंसिटाइजेशन का उपयोग उस परिस्थिति में भी किया जाता है जहां व्यक्तियों में चिंता तात्कालिक रूप से स्पष्ट न होकर छिपी होती है। सेकंड पॉइंट है ये, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है, मनोदैहिक रोगों में मनोवैज्ञानिक पक्ष अर्थात रोगी के चिंता को कम करने में भी क्रमबद्ध असंवेदीकरण की प्रविधि सफल साबित हुई है। अब ये देखिए, वहां जो है चिंता जो है वो तात्कालिक रूप से स्पष्ट न होकर छिपी होती है, ठीक है।
वहां कई बार ये होता है कि व्यक्ति को पता नहीं होता है कि तेरे को ये चिंता है, लेकिन वो डर रहा होता है, लेकिन तात्कालिक जो इमीडिएट जो है कारण होता है उसका पता नहीं होता। लेकिन वास्तव में अब व्यक्ति अगर कोई मान लो घबरा रहा है, अगर बोलने में उसको घबराहट हो रही है, उसको नहीं पता कि तेरे घबराहट क्यों हो रही है, वो छिपी हुई होती है उसके अंदर। तो धीरे धीरे करके क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है इसके अंदर व्यक्ति को जो है ना उस स्टेज के ऊपर मान लो कहीं ना कहीं उसको ये एंजाइटी है, तो ये देखा जाता है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बिहेवियरिस्टिक अगर थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वही देखेगा कि इसको ये चिंता इसलिए हो रही है, इसको पता भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बात उतार के उसकी एक लिस्ट बना लेगा और फिर उससे पता लगेगा, फिर उनको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करवाया जाएगा और फिर वो व्यक्ति जो है वो ठीक तरह से एक तरह से हो सकता है कि वो इसके अंदर कल बहुत अच्छी जो है उसमें बोलने की आदत ही पड़ जाए कहीं ना कहीं। हो सकता है कि वो कल को बहुत अच्छा भाषण नहीं दे पाई, लेकिन वो भाषण क्यों नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसमें फ्लुएंसी नहीं थी। कई बार ये होता है कि कई व्यक्तियों की जो है वो नहीं होती, धारा प्रभाविता इतनी नहीं होती, फ्लुएंसी इतनी नहीं होती, तो क्या सिर्फ थोड़ी सी जैसे व्यक्ति कुछ नहीं उसकी वजह से डर रहे, तो इन किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि व्यक्ति की जो एंजाइटी उसको पता होता है कि हाँ मेरे इस वजह से ये एंजाइटी है। अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि उसको उसके से एंजाइटी है, ईर्ष्या है, ये क्या था, उसको पता था कि मेरे को हाँ आजकल मेरे को इनसे ईर्ष्या, इसका मतलब क्या था, वो उसकी स्पष्ट थी, हाँ मैं है चिंता, मेरे को इनसे चिंता है, तो वो उसके नजर आ रही है, लेकिन कई बार नजर नहीं आती। तो दोनों ही मामलों में जो है वो इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? मैम आपने इससे पहले जो एग्जाम्पल दिया था कि किसी को स्टेज पे बोलने से एंजाइटी होगी, तो वो भी तो उसको पता होगा ना कि मुझे वहां बोलने से हाँ, तो एंजाइटी दोनों है। हाँ दोनों ही तरह से हो सकती है ना, उसको हम थर्ड पॉइंट में रखेंगे। अगर पता है तो थर्ड पॉइंट में रखेंगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो सेकंड पॉइंट में रखेंगे। दोनों ही तरह का है ना। अगर किसी को तो डायरेक्ट पता है तो उसको हम जो है वो थर्ड पॉइंट के अंदर, अगर नहीं बता पा रहा है कुछ तो उसको सेकंड पॉइंट के अंदर रखा जा सकता है। मैम फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको ना पता हो कि उसको एंजाइटी है? मतलब बोलने से तो सबको पता होता है ना कि मुझे वहां जाने पे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, तो वो तो हमें पता होता है ना। अब आपको मान लो पता है कि मैं बस डर एंजाइटी है, बस मेरे को एंजाइटी हो जाती है, ठीक है, लेकिन कई बार ये होता है कि वो क्यों हो रही है, कई बार नहीं पता होता कि बस मैं नहीं जा रहा। अब कई बार ये चलो शादी में चलते, कुछ लोग ऐसे तो नहीं मेरे को तो वहां जाना ही नहीं है, लेकिन है तो वो प्रॉब्लम तो है ना वो एक कि आप बिल्कुल कभी जा ही ना पाए, उससे पहले उसको एंजाइटी हो जाए। एंजाइटी का मतलब ये है कि उसके कहीं ना कहीं अगर आप जा भी रहे हैं तो उसके पसीना आ जाए एकदम से, कहीं ना कहीं सोच के। कई बार ऐसा होता है कि मतलब एकदम से माइंड में आता है, बेचैनी सी बढ़ जाती है जिसमें हम कोई भी काम करने से पीछे हट जाते हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो वो किसी रीज़न नहीं होता हमारे पास में भी, ये कह सकते हैं उसको। नहीं, उसका कोई रीजन होगा कहीं ना कहीं। यही तो चीज है कि कई बार तो ये होता है कि आपको स्पष्ट है कि मैं तो ये इसलिए नहीं जा पा रहा, मैं मेरे को लेकिन कई बार ये होता है कि स्पष्ट नहीं हो पाती वो चीज, लेकिन है तो वो कहीं ना कहीं मेल अडेप्टिव तो है, ये एक नॉर्मल चीज है और यहाँ नॉर्मल बिहेवियर ही लिए जाते हैं। अब मान लो किसी के पास जा रहे हो और कहीं ना कहीं उसके मिलने से एक तरह की एंजाइटी, डर पैदा हो जाए। मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, आपका जो है वाइवा चल रहा है, वाइवा से पहले आप नॉर्मली भी तो वैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक नॉर्मल लेवल तक ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जो हमेशा ही एग्जाम ही ना दे पाए एंजाइटी की वजह से, हर बार ही ऐसा हो जाए उसके, तो क्या होगा उसके लिए? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो प्रोसेस है वो अपनाई जा सकती है, उसमें उस तरह की लिस्ट बनाई जा सकती है कि वो क्यों डर रहा है ऐसा। इसके लिस्ट की बहुत सारे जो है छोटी छोटी चीजों का, मान लो एक दिन थोड़ा सा टीचर के पास लेके एक दिन एक ही क्वेश्चन पूछा, फिर उसका जो है धीरे धीरे उसका दूर कर सकते हैं। मतलब वो जो भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति होता है उससे बात करके ही पता लगता है कि वो एक्चुअली उसकी क्या प्रॉब्लम है, और उसी से संबंधित जो है वो लिस्ट बनाई जाती है कोई भी चीज है। तो मेन तो इसमें एक तरह से एंजाइटी का ही बताया गया है कि एंजाइटी और फोबिया के लिए ही ये
ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं इन टेक्निक को हम, जो बिहेवियरल जो मॉडल है एक तरह से। और ये कोई भी है, आपकी जो रेफरेंस बुक है ना, रेफरेंस बुक बुच्चर की बुक है और रेफरेंस बुक ये अरुण कुमार की बुक है। तो जो मेरे सामने दोनों ही बुक होती हैं, और इनके पॉइंट हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी रेफरेंस बुक है। तो रेफरेंस बुक होती है, उसके पॉइंट को हमें पढ़ना चाहिए। तो इसमें ये जो दोनों पॉइंट है ये अलग अलग करके दिए हैं, और क्योंकि हमारी रेफरेंस बुक है इसलिए हम इस बुक से ये कर रहे हैं। तो इनमें बेसिक अंतर फर्स्ट लाइन से ही स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसमें वो कह रहा है कि एंजाइटी छुपी होती है, इसमें वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो है एक तरह से हम एंजाइटी को कम कर सकते हैं। तो ये दोनों ही एक तरह के मिलते जुलते पॉइंट है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। ठीक है मैम, एबनॉर्मल साइकोलॉजी है अरुण कुमार की। हाँ, अरुण कुमार की अब नॉर्मल साइकोलॉजी हिंदी मीडियम है, और बुच्चर की जो है कार्सन एंड बुच्चर की जो है अब नॉर्मल साइकोलॉजी इंग्लिश मीडियम की। दोनों बुक मैंने आपके पास भेजी हुई है, इनकी पिक भेजी हुई है दोनों ओके बुक मैम। की। और एक तो मैंने आपके पास भेजा भी था, आप देखोगे दोनों में सेम सेम सी चीजें हैं। आपने देखा होगा ना, एक मॉडल मैंने आपके पास भेजा था, यस मैम। देखा दोनों का यस मैम। इस दोनों मीडियम पढ़ते जुलते हैं। ऐसे ही हर चीज जो है ना दोनों बुक में सेम सेम सी है, पढ़ते जुलते से ही है लगभग, और बेसिक ऐसी चीजें दोनों में सारी एक जैसी थी। तो हम इसका मूल्यांकन कर रहे थे अब कि इसका ये जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, इसकी कुछ कठिनाइयां भी हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं कि कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति का हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन प्रोसीजर स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हर प्रकार के डर के लिए नहीं करवा सकते। जैसे कि वुल्पे ने जो है ना 1969 में कुछ सिचुएशन बताई है, जैसे कि फर्स्ट, ऐसे रोगी जिन्हें विश्राम की अवस्था में आने में काफी कठिनाई महसूस होती है। अब हम ये कि सबसे पहले हम रिलैक्स रहना सिखाते हैं इसमें व्यक्ति को, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रिलैक्स हो ही नहीं सकते। रिलैक्स उनको कितनी ट्रेनिंग दे लो, रिलैक्स ही नहीं हो सकते। तो वहाँ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस टेक्निक? तो इसकी जब हम कमियों की तरफ चलते हैं, इसकी जब हम आलोचना की तरफ करते हैं, ठीक है बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन कुछ व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जहाँ हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को, अगर कोई व्यक्ति जो है वो रिलैक्स रहना ना सीख पाए। नेक्स्ट जो है, ऐसे रोगी जो चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति के बारे में वास्तविक सूचना न देकर भ्रामक सूचना देते हैं। कई बार जो है ना व्यक्ति बोलता ये है कि मेरे को इस चीज से डर चिंता यहाँ हो रही है, गलत सूचना देता है। हम लिस्ट बना लेते हैं व्यक्ति दूसरी तरह की। तो यहाँ कंफ्यूजिंग, जब खुद जो क्लाइंट होता है वही अगर कंफ्यूजिंग कोई चीज दे दे तो वहाँ हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तो हम जो है ना क्लाइंट और जो थेरेपिस्ट है वो बिल्कुल रियल जो सिचुएशन है, वास्तविकता है, जब वो अपनी बताए तो वहीं इसका लाभ होगा। अगर जो क्लाइंट है वो वैसे झूठ बोल रहा है कि मेरे को ये है, मेरे को इसलिए जो असली बात है वो बताई ना, तो वो चीज वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा, ऐसे रोगी जिनकी कल्पना शक्ति कमजोर होती है। अब देखिए इसमें हम इमेजिन करवाते हैं कि इमेजिन करो ऐसा हो रहा है। कुछ व्यक्ति तो जो है ना कल्पनाशील होते हैं, बहुत जल्दी अपने माइंड में उस इमेज को ले, हाँ ऐसा हो रहा है तो तेरा रिएक्शन ये होगा। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे है कि जिनकी जो इमेजिन पावर है वो नहीं होती इतनी ज्यादा, कल्पनाशील ज्यादा नहीं होती है। तो जो कमजोर, अगर किसी की कल्पना शक्ति कमजोर होती है तो वहाँ हम इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये फर्स्ट में तो यही है कि चिंता और डर का उपचार नहीं किया जा सकता। सेकंड जो पॉइंट है कुछ कि कई बार ये होता है कि जो चिंता आधारित समस्याओं की उत्पत्ति एक स्टिमुलस से न होकर अनेक उद्दीपकों से होती है। मान लो कि कोई चिंता उत्पन्न होती है किसी एक स्टिमुलस से। अब एक स्टिमुलस से किसी को एंजाइटी है तो हम सिस्टमेटिक जो डिसेंसिटाइजेशन है वो शुरू करवा सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टिमुलस हो तो कहाँ कहाँ हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की प्रोसेस। तो अगर इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा स्टिमुलस एक साथ आ जाए जिनके प्रति अगर जो व्यक्ति है उसको एंजाइटी पैदा हो रही है, तो वहाँ भी हम इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, न्यूरोसिस है, जैसे कि पैनिक अटैक है, एग्रोफोबिया है, इनके अंदर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो ये कुछ जो है वो इसकी इवेल्युएशन में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे और कुछ हमने पॉजिटिव पॉइंट्स भी किए। तो आज हमारी मैम एक बार नेगेटिव पॉइंट्स एक बार रिपीट कर दो प्लीज शुरू से सारे। नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर वुल्पे ने बताए हैं बेटा। एक तो 1969 में फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इस टेक्निक द्वारा किसने 1969 में किसने बताया है? हाँ, फर्स्ट तो आप ये देखो कि इस टेक्निक द्वारा सभी तरह के रोगियों की चिंताओं तथा डर का उपचार नहीं किया जा सकता। सभी डर और चिंता हम कर रहे थे ना कि फोबिया और एंजाइटी का इस्तेमाल किया के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वुल्पे ने 1969 में ये कहा है कि हर तरह के क्लाइंट के ऊपर जिसको कि एंजाइटी है या फोबिया है, हर व्यक्ति के ऊपर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट तो जो व्यक्ति है वो रिलैक्स रहना ही ना आता हो, उसको वो रिलैक्स ही ना हो पाए। कई बार व्यक्ति को रिलैक्स होने में ही कठिनाई आती है। रिलैक्सेशन जब ट्रेनिंग देती हैं तो उसमें वो रिलैक्स रहना ही ना सीख पाए, तो वहाँ ये टेक्निक काम नहीं करेगी, क्योंकि टेक्निक काम करने से पहले ही जो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि व्यक्ति अपनी मांसपेशियों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, रिलैक्स रहना सीख लेता, तभी हम आगे चलते हैं। तो फर्स्ट तो यही जो व्यक्ति जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं रख सकता हो, रिलैक्स ना रख सकता हो। दूसरी टेक्निक इसकी कमी, वो क्लाइंट होता है वो सही सूचना नहीं देता। जहाँ जिस एंजाइटी हो रही है उसकी बजाय दूसरी भ्रामक एक बार कंफ्यूजिंग सूचनाएं देता है। हाँ भी जो लिस्ट है वो अच्छे से तैयार नहीं, तो इस वजह से भी क्लाइंट अच्छे से साथ ना दे रहा हो, क्लाइंट खुद कंफ्यूज कर रहा हो, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तीसरा जो है, जहाँ जो क्लाइंट है उसकी जो इमेजिन जो पावर है, जो कल्पना शक्ति है वो वीक हो, कमजोर हो, इमेजिन कर ही ना सकता हो, क्योंकि इसमें लिस्ट बनाते हैं एक उसको इमेजिन करने के लिए बोला जाता है और ये देखा जाता है कि वो रिलैक्स हो पा रहा है या नहीं। अब व्यक्ति जो है वो इमेजिन ही ना कर पाए तो ऐसे व्यक्तियों के साथ भी इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करें। तो ये 3 तरह के व्यक्ति हैं जिनके साथ हम इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये वुल्पे ने बताया। इसी तरह से जो ये फर्स्ट पॉइंट की 3 पार्ट थे, और जो सेकंड पॉइंट जो है वो कई बार ऐसा होता है कि एंजाइटी जो है वो सिर्फ एक स्टिमुलस से नहीं है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्टिमुलस जिनकी वजह से जो भी व्यक्ति है, जो भी मेलेडेप्टिव व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं उसको एंजाइटी है। तो एक साथ बहुत ज्यादा स्टिमुलस अगर एनवायरनमेंट के अंदर है और उनसे एंजाइटी हो रही है तो वहां भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। चलिए, तो आज का हमारा आगे चलें या ठीक है, बाकी कल करेंगे। आज हमने एक ही टेक्निक की और ये हमने की हुई थी, आज हमने दोबारा से रिपीट की है। और एक हमने क्या बेसिक ओवरऑल जो बिहेवियरल जो मॉडल है या बिहेवियरल जो थेरेपी है वो क्या है, उसके ओवरऑल हमने प्रिंसिपल किए सबसे पहले, और फिर हमने ये देखा कि जो बिहेवियरल थेरेपी है उसकी टेक्निक कौन कौन सी है। तो एक टेक्निक आज हमने की है। आप मेरे को अपने अटेंडेंस बोल दो।